नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फ्री राशन मिल रहे थे, केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री राशन मिल रहे थे, उसका डेट खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2023 को। 31 दिसंबर 2023 को इसका डेट खत्म हो रहा है। तो अब इसे फिर से रिन्यूअल कर दिया गया है 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए और भी बढ़ा दिया गया है कि 5 साल तक और आपको फ्री राशन मिलेंगे, यानी कि जनवरी 2024 से ऐसे कर दिया गया है दिसंबर 2028 तक। तो आपको 2028 तक फ्री राशन मिलते रहेंगे। ये लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलते रहते हैं। इस योजना को स्टार्ट कब किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन मिल रहा था 2020 में, जब कोरोना आया था 2020 यानी 2020 में जब कोविड-19 था, उस समय महामारी से निपटने के लिए जो राहत पैकेज के रूप में ये जो राशन देना स्टार्ट किया गया था। ये चला कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक चला। इसको समाप्त होने वाली तिथि है। अब इसे फिर से रिन्यूअल कर दिया गया है 5 साल के लिए, यानी 5 साल तक आपको और भी फ्री राशन मिलेंगे। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, सॉरी 23 नहीं 2013 है, इसके तहत 2028 तक डेट बढ़ा दिया गया है कि आपको 2028 तक जो फ्री राशन है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के बारे में दिया है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जो भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, यानी सलाहकारी निकाय है। समग्र जल ये चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट है, जो नीति आयोग है, इसे बंद करने की सोच रहा है। इसे सोच रहा है कि अब ये रिपोर्ट जारी करना बंद कर दे। ये काम क्या करता था? भारतीय राज्यों में जो जल प्रबंधन है उसका आकलन करने के लिए 5 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसे 5 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का जो नवीनतम संस्करण है इस बात पर प्रकाश डालता है कि जो पानी है उसकी कमी एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। जो पानी की कमी एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति पानी की जो वार्षिक उपलब्धता है वो कम होती चली जा रही है। जो प्रति व्यक्ति पानी की जो वार्षिक रूप से उपलब्धता है वो कम होती चली जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण ये डेटा पब्लिश नहीं कर पाया था। जो इसका तीसरा चौथा संस्करण है उसमें देरी हुई थी और उसको कवरेज प्रदान करने के लिए नवीनतम संस्करण जारी किया गया था। जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही होता था कि जो जल संसाधन है उसका प्रबंधन करना और जो साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय लेने का समर्थन करना। मतलब कि जो जल से संबंधित जो डाटा मिल जाएंगे उससे पता चल जाएगा किस इलाके में अधिक जल है, किस में कम है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ पानी सरप्लस है। तो उस हिसाब से जो नीति है उसका निर्माण किया जा सकता है। इससे जो भारतीय राज्यों हैं उसके बीच में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ावा दिया जाएगा कि इस राज्य में पानी की कमी हो रही है तो वो लोग भी कंपटीटिव होकर जल का इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी, जिसे कहते हैं सहकारी संघवाद। इसको भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तन। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे का एक सेंटर है जिसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर्स एंड यूटिलाइजेशन। इसके द्वारा एक तकनीक विकसित की गई है, एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जो कौन सी टेक्नोलॉजी है? ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी है। ये काम क्या करेगी? जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये किस तापमान का इस्तेमाल करेगी? जो वातावरण है, वातावरण का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसका इस्तेमाल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस में परिवर्तित करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड में, यानी CO में। CO2 को कन्वर्ट करेगी किस में? CO में। एक नया टेक्निक विकसित की गई। आमतौर पर जो पारंपरिक तौर से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 400 से 750 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब ये जो नई टेक्निक विकसित की गई है आईआईटी बॉम्बे के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के द्वारा, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है इससे 25 से 40 डिग्री, यानी कि जो वातावरण का टेम्परेचर है इसी के बीच में रहता है, तो इतने ही टेम्परेचर का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लाभ के बारे में जानेंगे, ये जो टेक्निक है इसके महत्व के बारे में।
ये जो इस्पात इंडस्ट्री होती है, जो इस्पात यानी कि जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, उसमें महत्वपूर्ण है कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण है जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जो लौह अयस्क होते हैं, उसमें जो लौह अयस्क होते हैं उसको धात्विक लोहे में परिवर्तित करने के लिए, उसे धात्विक यानी कि जो मेटल्स आयरन्स है उसमें परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नव विकसित जो प्रक्रिया है, ऊर्जा कुशल तकनीक है, इसका इस्तेमाल सौर पैनल्स और पवन चक्कियों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोडाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए कार्बन मोनोऑक्साइड्स के बारे में जान लेते हैं। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो हवा से थोड़ी कम डेंस होती है, यानी कि इसका जो घनत्व होता है हवा से थोड़ा कम होता है, हवा से थोड़ा कम इसका घनत्व होता है। यह जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी हो गया, वाहन से निकलते हाइड्रोकार्बन्स के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। जैसे लकड़ी है जो अधूरी जली हुई है उससे उत्पन्न होता है, और जो भी दहन इंजन है उसमें से जो कच्चा धुआं करके निकलता है वहाँ से CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। काफ़ी विषैला होता है क्योंकि यह रक्त में जो ऑक्सीजन है उसको बाधित करता है, उसको विस्थापित कर देता है। वायुमंडल में यह अल्पकालिक रूप से मिलता है। जमीनी स्तर पर जो ओजोन होता है O3 होता है, जो ग्राउंड लेवल पर ओजोन होता है जो पोल्यूशन के रूप में काम करता है, वहाँ पर ओजोन के निर्माण में जो CO होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड्स निर्माण योगदान देता है, तो इसलिए पोल्यूटेंट का भी काम करता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट कूसा के बारे में दिया है। प्रोजेक्ट कूसा SHA प्रोजेक्ट कूसा ये है क्या? इसके तहत भारत के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल प्रणाली बनाई जा रही है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। यह किस जो टेक्नोलॉजी है, जैसे रूस का S-400 है, एयर डिफेंस सिस्टम रूस का जो S-400 है, इसी के टक्कर्स का बनाया जा रहा है। भारत का जो प्रोजेक्ट कूसा के तहत एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, ये वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें जो रेंज इसकी रखी गई है 150 यानी 150, 250 और 350, 3 रेंज की यानी 3 लंबी दूरी की इंटरसेप्टर जो मिसाइल होती है उसको इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो हवाई खतरे हो उससे निपटने में आसानी हो। ये देखिए फिगर देख सकते हैं। जैसे ही भारत अपना प्रोजेक्ट कूसा के तहत एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेगा, भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि मिसाइल या किसी भी खतरे का अनुमान होगा तो ये मिसाइल को हवा में ही मारकर डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे ही रूस का है S-400 ट्रायम्फ। इसकी खासियत के बारे में जानेंगे। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह विमान हो गया, ड्रोन हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया और बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने में और उसे नष्ट करने में सक्षम है। चाहे क्रूज मिसाइल हो गया, चाहे ड्रोन हो गया, चाहे विमान हो गया, चाहे मिसाइल हो गया या बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, S-400 के द्वारा उसे रोका भी जा सकता है और उसे नष्ट भी किया जा सकता है। इतना पावरफुल है। इसकी जो परिचालन सीमा है 400 किलोमीटर तक है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो परिचालन सीमा है 400 किलोमीटर की रेंज तक ये काम कर सकता है। और निगरानी कितने तक कर सकता है? 600 किलोमीटर तक, यानी कि 600 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है कि कोई मिसाइल उधर से आ रही है, और 400 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी जो यह 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे या लगभग 13 मैक ध्वनि की गति से, या ध्वनि की गति से 13 गुना अधिक, ध्वनि की गति से 13 गुना अधिक गति से उड़ान भरने में यह सक्षम है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है, यानी कि अगर कोई भी लक्ष्य 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तो इस पर ये सीधा अटैक करके उसे नष्ट कर सकता है। S-400 दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक इसे माना जाता है। आने वाले जो हवाई खतरों हैं उसकी एक श्रृंखला को एक साथ ट्रैक कर सकता है। मतलब कि कई सारी मिसाइल अगर एक साथ अटैक किए जाते हैं तो उसको एक साथ ये ट्रैक कर सकता है और उसे बेअसर है, उसे रोकने में भी ये कारगर हो सकता है। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये किसका है? रूस का है। रूस द्वारा डेवलप किया गया है। हालांकि इसको 2-3 भारत भी खरीद कर रखा है, लेकिन भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। किसके तहत? प्रोजेक्ट कूसा के तहत।
तो क्वेश्चन बन जाएगा प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत क्या कर रहा है, तो अपना खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल प्रणाली, वो डेवलप कर रहा है। सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ के बारे में दिया है। हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं को मातृत्व, शिशु देखभाल और बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दे दी गई है। उनके अवकाश लाभों सशस्त्र बलों के अधिकारियों के अनुरूप लाया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि जो सेना में महिला हैं उनकी जो समावेशी भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। इसका उद्देश्य यही है कि सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए जो कार्य जीवन होता है उसमें संतुलन लाना। जो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 था, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें जो कामकाजी महिलाओं हैं उसको पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह है, यानी कि 26 वीक सप्ताह तक सवैतनिक मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देता है। मतलब 26 सप्ताह तक आप बच्चों के लिए अवकाश ले सकते हैं और आपको वेतन मिलता रहेगा। वर्तमान में महिला अधिकारियों को प्रत्येक बच्चे के लिए पूर्ण वेतन के साथ 180 दिनों का मातृत्व अवकाश है। अधिकतम 2 बच्चे तक के लिए 180 दिनों का अवकाश है। 180 दिनों का मतलब समझ सकते हैं कि कितने, 30 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 महीने तक। 30 महीने यानी कि लगभग 2 साल से ऊपर के लिए है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 360 दिनों के लिए कुल सेवा कैरियर्स का, अगर महिला का सर्विस अगर 15 साल तक है या 20 साल की उनकी सर्विस है तो पूरे कैरियर के दौरान उन्हें 360 दिन लगभग 1 साल के करीब उन्हें छुट्टी दी जाएगी अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो ये था सशस्त्र बलों में महिलाओं की समानता के लिए। नेक्स्ट, क्रिकेट में टाइम आउट्स के बारे में दिया है। श्रीलंका की एक एंजेलो मैथ्यू हैं, उनको विश्व कप मैच अभी श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच चल रहा था, उसी के दौरान टाइम आउट कर दिया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुर्लभ ही घटना होती है। ये दुर्लभ ही होता है जो उन्हें कर दिया गया था। इसमें जो टाइम आउट का नियम है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि इस नियम के तहत क्या कहा जाता है, जैसे कोई विकेट गिरता है या कोई बल्लेबाज रिटायर हट हो जाता है, उसके बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब कि जो आएगा, दूसरा बल्लेबाज आएगा, उसे तुरंत तैयार हो जाना चाहिए तेजी से गेंद लेने के लिए। या फिर दूसरे गेंदबाज को 2 मिनट के अंदर, कोई एक गेंदबाज जाता है, दूसरा गेंदबाज आता है, तो उसको 2 मिनट के अंदर उसे अगली गेंद प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि बल्लेबाज ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे टाइम आउट्स माना जाता है, उसे वापस भेज दिया जाएगा पवेलियन में। 2017 में पिछले टेस्ट मैच में भारत के जो सौरव गांगुली हैं उनके साथ असामान्य परिस्थितियों के कारण टाइम आउट्स होने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अपील के बिना ही स्थिति को सुलझा लिया गया था। ये था क्रिकेट्स में टाइम आउट्स। नेक्स्ट, डीप ओशन मिशन के बारे में दिया है। भारत का जो डीप ओशन मिशन है ये समुद्र की गहराइयों तक जाना, उस गहराइयों का पता लगाना और समुद्र की गहराई के अंतर्गत जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन है, उसका दोहन करना, उस संसाधनों का दोहन करना, इस जो डीप ओशन मिशन है इसका उद्देश्य है। और जो संसाधन है उसकी खोज के लिए जो वैज्ञानिक और आर्थिक चुनौतियां हैं उसका भी समाधान विकसित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, डीप ओशन मिशन। जो डीप ओशन मिशन है, जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं नीली अर्थव्यवस्था, उसी के अनुरूप है। जो ब्लू इकोनॉमिक्स है इसका लक्ष्य है आर्थिक विकास, आजीविका सुधार, रोजगार सृजन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों का निरंतर उपयोग करना। ब्लू इकोनॉमी के तहत क्या होता है, जैसे कि समुद्र से संबंधित जो भी आप एग्रीकल्चर काम करते हैं तो उसे बोलते हैं, उसके तहत जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसे बोला जाता है ब्लू इकोनॉमिक्स। मतलब समुद्र से संबंधित या नदी से संबंधित जो भी आपका एग्रीकल्चर्स होता है, जो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है उसे बोला जाता है ब्लू इकोनॉमिक्स। जो डीप ओशन मिशन है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो ब्लू इकोनॉमी पहल है उसके अनुरूप इसे ही लॉन्च किया गया है। जो डीप ओशन मिशन है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो ब्लू इकोनॉमी पहल है उसके अनुरूप है। इसमें हाल ही में जो ब्लू इकोनॉमी नीति है उसका मसौदा भी शामिल किया गया है। जो डीप ओशन मिशन है प्रधानमंत्री के
विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद के तहत जो 9 मिशन लक्षित किए गए हैं उसमें से एक ये भी है जो डीप ओशन मिशन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए फिगर दिया है ये है इंडियन ओशन जहाँ रिसोर्सेज संसाधन खनिज पदार्थ मिले हुए हैं। यहाँ पर पैसिफिक ओशन है जहाँ पर मिले हुए हैं। डीप ओशन मिशन के तहत जो किया जा रहा है सर्च। डीप ओशन मिशन के उद्देश्यों में एक प्रगति हुई है कि भारत द्वारा एक समुद्रयान लॉन्च किया गया है। भारत द्वारा एक समुद्रयान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 यानी 6000। इसका उद्देश्य क्या है, जो मध्य हिंद महासागर है इसमें 6000 मीटर की गहराई तक 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में जाना एक क्रू मिशन है। उसके तहत 6 मीटर गहराई पर जाकर जो भी रिसोर्सेज हैं उसका पता लगाना। इसमें 3 क्रू मेंबर्स होंगे। इसमें 3 क्रू, जो चालक दल है इसमें 3 मेंबर्स इस समुद्रयान में सवार होंगे और 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। पहले उद्देश्य है कि जो 3000 है 3000 से 5500 मीटर की गहराई के बीच ही ये जाने वाले हैं। इसमें से जो आवश्यक पॉलीमेटेलिक नेडुल्स हैं और जो सल्फाइड हैं उसका पता लगाना कि उसकी मीटर की गहराई तक 6000 मीटर की गहराई तक कितने पॉलीमेटेलिक नेडुल और सल्फाइड उपस्थित है। एक क्वेश्चन है ये दिया है ब्लू कार्बन के बारे में, यानी कि नीला कार्बन के बारे में दिया है। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन, वन बायोम कृषि मिट्टी में जमा कार्बन, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में निहित कार्बन, वायुमंडल में मौजूद कार्बन। तो विकल्प हो जाएगा ए। ब्लू मतलब समुद्र से संबंधित महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कैप्चर किया गए कार्बन को बोलते हैं ब्लू कार्बन यानी नीला कार्बन। आगे बढ़ेंगे, एशियाई पैरा गेम्स के बारे में दिया है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 ये कहाँ हो रहा था, चीन के हांगजाऊ में हो रहा है। चीन के हांगझू शहर में हो रहा था पैरा एशियाई गेम्स 2023। इसमें भारत अब तक जितना पैरा गेम्स जीता था, भारत अब तक सबसे ज़्यादा पदक जीता है। कितना पदक जीता है, 111 111 पदक जीता है, जिसमें 29 गोल्ड है और 31 सिल्वर हैं और उसके बाद 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं जिसे बोलते हैं कांस्य पदक। यानी कि जो गोल्ड मेडल है 29 है, 31 सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल कितना है 51। टोटल 111 पदक जीते हैं। अब तक के सबसे बड़े दल भी भेजा गया है। 2018 में एशियाई पैरा खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक 15 जीते थे और उसके साथ साथ टोटल रिकॉर्ड उनका कितना था, टोटल 72 पदक जीते थे। 15 स्वर्ण पदक के साथ 72 पदक जीते थे, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 111 यानी 111 मेडल जीतकर भारत लाया है इस बार जो एशियाई पैरा गेम्स हुआ था। अब तक के सबसे अधिक जो एथलीट्स है वो भी भारत के द्वारा भेजे गए, 303 एथलीट्स भेजे गए। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 111 टोटल पदक जीते हैं जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 303 दल भेजे गए हैं जिसमें से 29 स्वर्ण है, 31 सिल्वर है, 51 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। पैरा गेम्स शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए है, एक मल्टी गेम्स है। पहला पैरा एशियाई खेल 2010 चीन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो पहला पैरा एशियाई खेल 2010 में हुआ था, कहाँ हुआ था, चीन का एक शहर है जिसका नाम है गुआगंजो शहर है। इसमें आयोजित किया गया था, जहां भारत एक स्वर्ण सहित 14 पदक जीता था। भारत एक गोल्ड सहित 14 पदक जीता था। खेलों के लिए सरकारी प्रोत्साहन किया जा रहा सरकार द्वारा 2014 की तुलना में खेल बजट में 3 गुना वृद्धि की गई है। 2014 की तुलना में 3 गुना खेल बजट में वृद्धि की गई है। और उसके बाद जो खेलो इंडिया योजना है वो भी लॉन्च किया जा रहा है। उसके बाद जो ओलंपिक पोडियम योजना है ये भी स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि जो खेल है उसको बढ़ावा दिया जा सके, जो खेल कल्चर है उसे बढ़ावा दिया जा सके। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।